नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में वो हमसे ऑर्गेनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियस तो होता ही होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, पर उसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। बाकी सारे ऑर्गेनल्स तो कॉमनली हमें हमें हमने सुने ही होते हैं, लेकिन माइक्रोबॉडीज़ ऐसा ऑर्गेनल है जो बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। लेक और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता। नाउ जैसे कुछ ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो कुछ ऑर्गेनल्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं, जैसे कि राइबोसोम। राइबोसोम इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो कि बोथ यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। और जो सेल है राइबोसोम्स सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होते, वो 2 ऑर्गेनल्स में भी होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो। एनसीईआरटी में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम है वो एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। तो एनिमल सेल्स में इसका फंक्शन होता है सेल डिवीजन में। तो ये ऑर्गेनल हमारे आगे वाले चैप्टर्स में भी आएगा। तो इसके लिए हमें इतना ही ज़रूरी है इस चैप्टर में। तो अगले पैराग्राफ में हमें वो सेल्स की शेप, की साइज़ और एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि माइकोप्लाज्मा है, वो स्मॉलेस्ट सेल है और जिसकी लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ, while in bacteria could be 3 to 5 micrometer in length. नाउ हमें वो बताता है कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एक एग ऑफ ऑस्ट्रिच का है। इस पैराग्राफ में से हम ऐसे बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, तो हमें ये याद करना पड़ेगा। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स की आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स इन आवर बॉडी। जो सेल है, सेल वेरी इन शेप भी करते हैं, मतलब सेल्स की शेप उनके फंक्शन पे भी डिपेंडेंट होती है। सो हमें सेल की कौन कौन सी शेप्स हो सकती हैं, वो डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉल्यूमिनर हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं या इवन इरेगुलर हो सकते हैं। तो अगली लाइन में हमें वही बता रहा है कि शेप ऑफ द सेल वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। नाउ इस डायग्राम में हमें बहुत सारे सेल्स की शेप दी हुई है, तो हम इन सारे सेल्स की शेप को एक बार देखेंगे और हम ट्राई करेंगे कि उनकी शेप उनके फंक्शन में कैसे हेल्प करती है। जैसे पहला डायग्राम है रेड ब्लड सेल का। तो रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इनकी जो राउंड शेप है वो सरफेस एरिया को काफ़ी इंक्रीज़ कर देती है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ये कैरी कर सकते हैं। तो इसीलिए इनकी शेप राउंड होती है। अगर हम WBCs की बात करें तो इनकी शेप हमें अमीबॉइड दी हुई है। WBCs को कई बार कैपिलरी से निकलना पड़ता है, जो कि जिनका ल्यूमन बहुत थिन होता है। तो इनकी अमीबॉइड शेप इनको स्क्वीज़ होने में मदद करती है, इसलिए ये अमीबॉइड होते हैं। कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए ये कॉल्यूमिनर इनके सरफेस ऑफ एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है। उसके बाद हमें नर्व सेल दिया हुआ है और उसकी शेप हमें ब्रांच्ड एंड लॉन्ग दी हुई है। तो नर्व सेल का फंक्शन होता है कि एक सिग्नल को दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र करना, इसलिए ये ब्रांच्ड होते हैं। अब हमारे पास 2 सेल्स रह गए हैं, एक है ट्रकीट का सेल और एक है मीज़ोफिल सेल। आप इसे एक होमवर्क की तरह ले सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं कि इन दोनों की शेप ऐसी क्यों होती है और ये उनकी फंक्शनिंग में कैसे हेल्प करता है।